नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक की एक और नई और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का लेसन 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं ये करेंगे। चैप्टर की वीडियो आपके पास इससे पहले आ जाएगी, वो भी आप कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। सबसे पहला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हाउ डिड द ये सॉरी गाइस, ये ऐसे ही टाइपिंग एरर है मेरी तरफ से, इसको इग्नोर कीजिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो इसका एग्जांपल अगर गाइज आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका पेज नंबर 54 जो है न्यू बुक्स का वो भी आप खोल के देख सकते हैं। उसमें भी आपको सेम मिलेगा। सेम ये मैंने बुक से ही उठाया है। अगर इससे भी समझ में आ जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। द फर्स्ट वर्ल्ड क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन। इट लीड्स टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था इसमें वो खूब इंक्रीज़ हुआ था। इंक्रीज इन टैक्सेस न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन आई थी इसके लिए। इंक्रीज ऑफ टैक्सेस, custom duties were raised, introduction of income tax introduced, villagers were called upon to supply soldiers as the forced recruitment। forced recruitment मतलब रिक्रूटमेंट मतलब गाइज कि फोर्स करके भर्ती करना उनको। मतलब जैसे एक इंसान है, जैसे चाइना जैसे देश में भी होता है ये आज के टाइम में भी। जैसे एक हमारे पास एक बच्चा है, इसकी एज है 18 ईयर्स, 18 साल का है। और 18 साल का भी छोड़ो, कितने भी साल का हो, एक बच्चा है जैसे, उसकी कितनी भी एज है, लड़का है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो आती है और इसे कहती है कि तुम फौज में जाओ, गन उठाओ अपने साथ और दुश्मनों को मार के आओ। और भाई इस बच्चे का मन नहीं गन उठाने का, पर फिर भी जो होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट वो इन्हें कहती है कि गन उठाओ और जाओ देश के लिए लड़ो। मतलब बिना किसी उसके इन्हें भर्ती करवाई है, बिना किसी जानबूझ के, ताकि ये जो है वर्ल्ड वॉर में जीत जाएं, विन ये जीत जाएं। पर ऐसा होता है भी, पर एक दो कंट्रीज के साथ। अगला, Gandhiji's ideas of Satyagraha impress the power of truth and need to search of truth. In the light of statement, access the contribution of Gandhiji towards the Satyagraha towards contribution of Gandhiji towards Satyagraha. The idea of Satyagraha impressed the power of truth and in the search of truth. It suggests that the causes or the truth it suggests were against the injustice. Physical force was not necessary to fight against the oppressor. It is said passive resistance in the weapons of the weak and the powers the subjects for articles can be called upon be strong. Satyagraha is not physical force. Mahatma Gandhi believed that this dhamma non-violence could affect all Indians. अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टेट द 3 अर्ली स्टेजेस मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन गाइस ज़रूर, एक सेकेंड, हाँ अब ये क्वेश्चन गाइस ज़रूर से ज़रूर आता है। इम्पोर्टेंट लिख लीजिए इसके आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेपर में दिया गया है अलग अलग फॉर्म्स में। इसमें आपको कह देंगे कि जो फर्स्ट 3 जो मूवमेंट्स हुए थे, फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ सत्याग्रह, एक्सप्लेन द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ सत्याग्रह। और या फिर ये दे देंगे आपको कि स्टेट द 3 अर्ली स्टेजेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी। तो कुछ भी तरीके का आ सकता है। सबसे पहला इसमें जो हुआ था वो चंपारण में हुआ था, जो कि इसमें क्या कहते हैं 16 में नहीं हुआ था। लोग गलत बताते हैं कि ये 16 में हुआ था, पर ऐसा नहीं है। 16 में ये मूवमेंट नहीं हुआ था, बल्कि ये मूवमेंट हुआ था 17 में ही। इसे आप करेक्ट कीजिएगा।
ओल्ड बुक्स में 16 लिखा हुआ है, 1916, बट इट इज़ नॉट, ये गलत है। ये इसका सही आंसर 1917, तो आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो हुआ था वो चंपारण में हुआ था दोस्तों, इंस्पायर्ड टू द चंपारण में देखिए क्या हुआ था। चंपारण में इंडिगो की फसल उगाई, चंपारण में जो इंडिगो होता है, नील होता है, उसकी फसल ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा चाहिए थी, ज़रूरत थी उस टाइम पे, क्लोथ्स बनाते थे, इन सब चीज़ों में ज़रूरत थी। तो वो फोर्स करते थे वहाँ के पीजेंट्स को प्लांट करने के लिए, ये फसल उगाने के लिए। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब एक बार नील की फसल किसी धरती पर उगाई जा चुकी होती है, तब वहाँ पे कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि वो धरती इतनी बंजर हो जाती है। नील की फसल सारे जो उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, नाइट्रोजनिक न्यूट्रिशन जितने भी होते हैं उसमें, वो सारे खींच लेती है, जिसके कारण वहाँ पे और कोई फसल उगाना मुश्किल होता है। तो एक तो प्लांटेशन वर्कर इसलिए परेशान हो रहे थे कि भाई बार बार ज़मीन ख़राब हो रही है, और दूसरा ये इनको फिक्स रिवेन्यूज़ और फिक्स टैक्सेस भी नहीं देते थे। एक टाइप से बेकार सिस्टम ही चल रहा था इनका यहाँ पे, कि मर्जी है जितना उतना दो। जैसे नील की फसल में खर्चा भी बहुत होता है, न्यूट्रिशन भी बहुत मांगती है, इसलिए ज़मीन ख़राब भी हो जाती है। तो ये कहते थे मतलब जैसे नील की फसल एक बंदे ने कमाई है, उसका खर्चा बैठ रहा है 2 से 3 लाख रुपए, ये उस बंदे को 10 से 20 हज़ार देते थे, या कई बार तो पैसे भी नहीं देते थे, काम करवा के फसल लेके छोड़ो। और कोई बोलता तो उसे फिर उसके साथ फिर अच्छा बिहेव नहीं होता, उसे फिर जेल में एग्जीक्यूट कर दिया जाता, कई बार जेल में भी भेज दिया तक 2-2 सालों की सज़ा भी सुनाई जाती, सजा जाती थी। तो इनको हेल्प करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण में ये करा, टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। अगला जो है दोस्तों वो है खेड़ा में हुआ था, ये 1917 में हुआ था। ये दो आप याद रखिएगा, दो आप याद रखिएगा, सी के ए, सक्का, सका, सका, सी के ए याद रखिएगा, उससे ही आपको नंबर मिल जाएंगे, 17, 17, 18। तो अगला जो हुआ था वो भी 17 में ही हुआ था, खेड़ा गुजरात में। खेड़ा गुजरात में, खेड़ा खेड़ा जो है वो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे वो क्रॉप फेलियर की वजह से टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे। क्रॉप फेल हो गई थी वहाँ पे 1912 1913 के, नहीं माफ़ कीजिएगा, 1919 के बीच में क्रॉप फेलियर बहुत ज़्यादा हुआ था, और एक पेंडेमिक भी फैलाई, प्लेग पेंडेमिक, जिसके कारण बहुत सारे लोग भी मर रहे थे। तो उनका कहना ये था कि हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं इन्हें माफ़ करें और हमें ये आगे बढ़ने के लिए दें। जो ये सत्याग्रह, ये वाला मूवमेंट कहना चाह रहा था खेड़ा के ऑफिशियल से। फिर अगला होता है दोस्तों 1918 में, जहाँ पे महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं, गुजरात की कैपिटल जो है, ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश अक्रॉफ्ट्स। तो कॉटन मिल वर्कर्स, जो कॉटन मिल, वही बेकार वाला सिस्टम ही चलाते थे, ब्रिटिश से ज़्यादा काम करवा लिया, पैसे नहीं देना किसी को भी। ये था इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, आता ही आता है पेपर में, हर बार देखा गया है ये क्वेश्चन आएगा। ये और इसके जो दो पार्ट्स हैं वो ऊपर हैं, ये क्वेश्चन हर बार देखा गया है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। अगला है हमारा रोलबैक एक्ट। इसमें पूछा गया है व्हाट वाज द रोलबैक एक्ट ऑफ 1919। याद रखिएगा दोस्तों, बच्चे 18 लिखते हैं, 19 का है। और व्हाट वाज द महात्मा गांधी रिएक्शन ऑन द रोलबैक एक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम जो ये वाली वीडियो है ये 10वें क्वेश्चन तक ही रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, ताकि जो इसके जो पहले जो इसकी वीडियो आनी है वो आप अच्छे से पढ़ें और फिर क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आए। क्योंकि अगर आप 10वें क्वेश्चन तक भी पढ़ लेंगे तो आपको 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बाकी के 10% में लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो कि उसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो रखेंगे, जिसमें हम अच्छे से उन हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आइए वीडियो पर दोबारा आते हैं। तो महात्मा गांधी रिएक्शन ऑन रोलबैक एक्ट। तो रोलबैक एक्ट में क्या था दोस्तों कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें उनके हाथ में पावर्स आ जाती हैं, मतलब इस एक्ट की ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए। और जो विड्रॉल, और जैसे बिना किसी, इसमें क्या कहते वो, बिना किसी सुनवाई के जो भी इन्हें प्रोटेस्टर या फिर सत्याग्रही दिखेगा उसे बिना किसी ट्रायल वायल के, बिना किसी सुनवाई के अपना 2 साल के लिए सज़ा सुना दी जाएगी। ये था इस एक्ट में। और महात्मा गांधी नॉन वायलेंस चाहते थे, तो इसी एक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने जो था सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करा, और वो फिर मतलब
6 अप्रैल को हुआ था 1919 में। अब आ जाता है अब एक और डिफरेंस आ जाता है सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बीच। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था, इसके बीच में भी डिफरेंस आ जाता है। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, फॉरेन गुड्स को और स्कूल सर्विसेज को, लॉयर्स ने स्पॉट जाना बंद कर दिया था, ये सब हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस में इससे अलग हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस में दोस्त, तो सिविल डिसोबीडियंस में क्या था दोस्तों कि एक तरीके से इंडियंस को भी अकड़ दिखानी थी। अकड़ इन द सेंस कि जो टैक्सेस थे, चौकीदारी टैक्स था, रेवेन्यूज़ थे, जो सॉल्ट लॉ था जो कि कंट्री साइड में ब्रेक कर दिया था महात्मा गांधी द्वारा, जहाँ पे वो साबरमती से दांडी तक चलते और दांडी में जाकर सॉइल बॉयल करके अपना सॉइल खुद निकाला था, जो कि इंडियंस को अलाउड नहीं था। उसके कारण फिर ये लॉज ब्रेक होने लगे धीरे धीरे। तो सिविल डिसोबीडियंस में गया था, आप इन्हें टैक्सेस देना बंद कर दीजिए, सब कुछ इनका बैकआउट कीजिए, टैक्सेस मत दीजिए, लॉज ब्रेक करिए, अपने लॉज रखिए, इनके लॉज को फोर्स मत कीजिए। ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अगला है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रोलवे सत्याग्रह। रोलवे सत्याग्रह में क्या हुआ था बताते हैं दोस्तों। रोलवे सत्याग्रह में इन्हें बोलता कि रैलीज निकालो वेरियस सिटीज़ में, वर्कर्स को स्ट्राइक पे भेज देते थे, जो रेलवे वर्कशॉप्स में काम करते थे, दुकानें बंद कर दी थी। आर्म्ड एंड पॉपुलर अपगार्ड्स वर स्केयर्ड ऑफ अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एज द, जो ब्रिटिश थी वो इसलिए घबरा रही थी कि जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो टेलीफोन की वगैरह है, वो ना टूट जाए, क्योंकि उसमें बहुत खर्चा आता था। तो उस टाइम पे इंडिया में ये चीज़ लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये चीज़ इंडिया में नहीं आ सकती थी, क्योंकि इंडिया में फैसिलिटीज़ नहीं थी, एजुकेटेड लोग नहीं थे इतने कि ये चीज़ ला सके। तो इतने सारे रैलीज दंगे वगैरह होने लग रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को डर लगने लग रहा था कि कभी ये ना टूट जाए। इसके अगेंस्ट में जो ब्रिटिशर्स थे वो अमृतसर से और अलग अलग सिटीज़ से जो सत्याग्रही थे उठाने लग गए, सत्याग्रही थे उन्हें उठाने लग गए, और उन्हें उठाने के बाद गांधी जी को भी बैन कर दिया दिल्ली में आने के लिए। पूरे तरीके से गांधी जी को बैन कर दिया था दिल्ली में आने के लिए, कि आप दिल्ली में नहीं आ सकते, मतलब जो था उन्हें दिल्ली में बंद कर दिया था कि दिल्ली में ही नहीं आना आपको जी। और फिर जो जो मार्शल लॉ इम्प्लाई कर दिया गया महात्मा गांधी को जेल में डालने के बाद, मार्शल लॉ इम्प्लाई करता जिसको हेड बनाया गया जनरल डायर। नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा मानता हूँ, जनरल डायर, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया एज द जर्नल, कंपोज कर हेड दे दिया गया जैसे कि भाई मार्शल लो तू संभालेगा। अगला क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला मैसेकर एंड इफेक्ट ऑफ पंजाब एंड नेट। जलियांवाला बाग मैसेकर बहुत दुखदायक मैसेकर था ये गाइस, जैसे कि हम सभी को पता है। एक जलियांवाला बाग है अमृतसर में, बहुत फेमस बाग है। वहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर्स, मतलब जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करना चाहते थे बिना किसी हिंसा विंसा के, ऐसे ही डिस्कस करने आए थे ड्रॉलबैक एक्ट के बारे में, और जो मार्शल लॉ लगा था। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल का, तो बैसाखी मनाने के लिए लोग, मतलब वहाँ पे मेला लगता है, वो मनाने के लिए लोग आए थे अलग अलग जगहों से, बाहर की मतलब सिटीज़ से, बाहर के गाँव से। तो जो बाहर के गाँव से आए थे उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है अमृतसर में, उन्हें नहीं पता था। जनरल डायर को पता चला कि ऐसे ऐसे वहाँ पे लोग गैदर हुए हैं। जनरल डायर वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे जो एग्जिट्स और एंट्रेंसेस थी उन्हें बंद कर दिया और ओपन फायर अनाउंस कर दी, जो वहाँ पे हज़ारों लोग थे उनके ऊपर। कई लोग मारे गए, कई लाखों लोग मारे गए। फिर बाद में उसका जब जो उसका डिक्लेयर्ड इज लेटर, तो मतलब उसका जो बताया गया, जो उसका मोरल था उसको करने का, वो था टेरर फैलाना इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज, इन द पीपल लिविंग इन अमृतसर। अपना खौफ जमाना कि हाँ जनरल डायर बहुत ही ज़्यादा क्रूल इंसान है। क्रूल तो नहीं, मतलब हाँ, कि अपना खौफ जमाना, डोमिनेंस दिखाना अपनी। अगला कोई फिर इसका ही पार्ट है कि इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग क्या हुआ था। इम्पैक्ट हुआ था जलियांवाला बाग पर, जलियांवाला बाग के बाद अमृतसर में तो द ब्रूटल रिस्पॉन्स देखा था। तो स्ट्राइक्स कर रहे थे, क्लैशेस हो रहे थे गवर्नमेंट के बीच में, नॉर्थ इंडिया में पुलिस स्टेशन पर अटैक हो रहे थे, पर गवर्नमेंट इसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई करती है। ह्यूमिलेशन को मतलब पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने सत्याग्रही को फोर्स करा
कि अपनी नाक ज़मीन पे रगड़ो, स्ट्रीट पे कॉल करो, सल्यूट करो साहिब्स को और सलाम करना साहिब्स को। और इन विलेजेस में गुंडे वाला विलेज इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड, बॉम्बिंग हुई थी, सीलिंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ लॉन्चिंग द खिलाफत मूवमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग ये वाला भी है। और इसके जो मूवमेंट थे वो क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो टर्की है, जिसे ओटोमन एम्पायर कहा जाता था उस टाइम पे, इंग्लैंड और ओटोमन एम्पायर के बीच में लड़ाई हो रही थी और इस लड़ाई के बीच इंग्लैंड जो था वो अपना जीत गया। अब इंग्लैंड जीत गया, जो ओटोमन एम्पायर का रूलर था उसको खलीफा कहते थे। खलीफा का मतलब हेड ऑफ इस्लाम, खलीफा का मतलब जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका हेड। अब वो खलीफा हार गया तो इन्हें था कि तो अब खलीफा हार गया तो एक खलीफा कमेटी बनाई गई ताकि मतलब खलीफा की आज़ादी मांग सकें हम। बॉम्बे में मार्च 1919 में एक दो यंग भाइयों के द्वारा मोहम्मद अली और शौकत अली बिगनर डिस्कशन विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यूनाइटेड मास सेक्शन ऑन दिस इशू। गांधी जी को फिर एक तब गांधी जी वही लाना चाहते थे अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि हाँ अब तो हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट कर सकते हैं ताकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बड़े लेवल तक जा सके। अपॉर्चुनिटी दिखी तो इंडियन मुस्लिम इन अ सेम एम्ब्रेला एंड यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। अगला क्वेश्चन, what resolutions were passed at Calcutta session of September 1920। कैलकाटा सेशन ऑफ सितंबर 1920, दो सेशन हुए थे कैलकाटा के दोस्तों, याद रखिएगा। पहला दोनों 1920 में हुए थे, पहला कैलकाटा में हुआ था, कोलकाता जिसे हम आज कहते हैं, दूसरा नागपुर में हुआ था। तो इसमें कहते हैं द कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 गांधी जी कन्वेंस द अदर लीडर्स टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज द स्वराज। इंडियंस जो थे वो स्वराज मूवमेंट लेके आए हुए थे कि हमें पूरा हिंद स्वराज चाहिए, और जो ये मुस्लिम्स थे ये लेके आए हुए थे, इंडियंस कह रहा हूँ, जो हिंदूज थे वो लेके आए हुए थे जी हमारा स्वराज मूवमेंट, और जो मुस्लिम्स थे वो अपना खिलाफत मूवमेंट लेके चल रहे थे ताकि जो हमने खलीफा किए हैं आज़ादी मांग सके। तो ये एक क्वेश्चन है, नेम द फेमस बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। हिंद स्वराज जिसका नाम था, हिंद स्वराज जिसे कहते थे हम। और ये बुक मतलब क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है, ज़्यादा में नहीं आएगा, 2 मार्कर में आ जाएगा अगर इसकी हम डेट पूछ लें, जो कि है 1909 में पब्लिश हुई थी ये बुक। गूगल भी करके देख लीजिए अगर नहीं यकीन आता तो, 1909 में हुआ था। बस इतना ही इसमें। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड हैव बीन कोलैप्स्ड इफ इंडियन हैड नॉट कोऑपरेटेड। हाउ डिड द स्टेटमेंट हेल्प टू स्टार्टिंग अ मास मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। इन द फेमस ऑफ हिंद स्वराज उन्होंने बताया गया है कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडियंस की कॉपरेशन की वजह से स्टार्ट हुआ है। Indians have survived only because of cooperation with British. If Indian refused to cooperate, British will collapse within the year. Swaraj would became। ये खुशी की बात थी इंडियंस के लिए कि अगर हम उनका नहीं करेंगे, अगर हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे तो मात्र 1 साल के अंदर स्वराज बन जाएगा, स्वराज आ जाएगा 1 साल के अंदर अगर हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे तो। अब सभी लोग खुश हो गए, भाभी वाह स्वराज आ जाएगा, स्वराज आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं फिर क्या हुआ। गांधी जी प्रपोज द मूवमेंट शुड बी अनफोल्डेड इन स्टेज, ठीक है, स्टेजेस। इट शुड बी बिगिन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो टाइटल्स है जो जितने भी गवर्नमेंट ने दिए थे उनके खिलाफ हुए थे। और बाइकॉटेज ऑफ सोशल आर्मी, जितने भी सोशल पब्लिक सर्विसेज होती हैं, आर्मी वगैरह, स्कूल वूल कॉलेजेस, इन्हें बाइकआउट करना। देन द केस ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स द फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपेन विल लॉन्च।
अगर गवर्नमेंट इसके खिलाफ रिप्रेशन करती है, आवाज़ उठाती है, दबाना चाहती है, तो पूरा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसे लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें जी टैक्सेस की डिसोबीडियंस होएगी, टैक्सेस नहीं देंगे, और जो सारे जो गवर्नमेंट रूल्स थे उनके खिलाफ आगे बढ़ने का। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज के लिए। हु वर द मेन लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर्स बताइए। 15वें क्वेश्चन तक ले लेते हैं गाइस, आज बहुत टाइम की कमी नहीं है हमारे पास। तो जो मेन लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के, जैसे हमने ऊपर भी बताया, मोहम्मद अली, दो भाई थे सगे, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दोस्तों आपको कि जो डिसीजन वाज मेड इन कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर इन दिसंबर, दो सेशन हुए थे कांग्रेस के, एक नागपुर में, एक कलकत्ता में, दोनों 1920 में ही हुए थे। अब एट द कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर और कॉपरेशन वाज वर्कड आउट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स वाज अडॉप्ट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट करने के लिए नागपुर में हुआ था। व्हाट वाज द मेन ट्रेंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स? तो ये पैसेज ये वाला है। What was the main trend non-cooperation movement? अच्छा, thousands of students left the government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and laws given legal practices. The council election was boycotted by many provinces except Madras, where the Justice Party, इसने नहीं छोड़ा था बस, party and party, the party of the non-Brahmin left the entering of the council were on way of gaining some powers of the usual only Brahmin had access to. Brahmins को थी exist इसमें जस्टिस पार्टी में आने की। What were the effect of non-cooperation movement on economic front? Impact. The impact of non-cooperation movement were dramatic. Foreign goods were boycotted, liquor shops were pegged, foreign clothes were burned, huge difference. अब तो ठीक है, ट्रेड इन्फ्लुएंस और गुड्स एंड फाइनेंसेस, ट्रेड इन्फ्लुएंसेस गिर गए थे, जो वैल्यू थी वो ड्रॉप हो गई थी, 102 करोड़ तक, 102 करोड़ की वैल्यू जो थी वो कमाने लग रहे थे पूरे साल में, वो आगे गिर गई थी हमारी 57 करोड़ 57 करोड़ के बीच में, बिटवीन द ईयर ऑफ 1921 टू 1922, एक साल के भीतर। पीपिंग, और ये वही है, टेक्सटाइल मिल्स को हैंडलूम मिल्स को वेंट पे जाने लग गए, मिल्स एंड हैंडलूम मिल्स वेंट अप, बंद हो गई। व्हाट वर द रीज़न ऑफ ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सिटीज़? ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटीज़ में लाना स्लो डाउन क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, क्या मेन की पॉइंट्स थे इसके कि ये स्लो डाउन हो गया? इतना बढ़िया मूवमेंट चल रहा है, मास में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मास प्रोडक्शन हो रही है, लोगों की मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाए, कई लोग सपोर्ट करने लग रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाओ, ये चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अचानक से, अचानक, जब भी मैं अचानक शब्द का प्रयोग करूँगा इसका मतलब यूँ मत समझना 5 मिनट के अंदर अंदर काम हो गया, नहीं, विद इन 2 to 3 months और विद इन अ ईयर ये स्लो डाउन होने लग गया धीरे धीरे। जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था हमारा, विद इन अ ईयर दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग। द रीज़न ऑफ द स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो पढ़ते हैं। तो इसके मेनली 3-4 ही मेन पॉइंट्स हैं जो कि आप लिखेंगे, 3 से 4 नंबर के बीच में आता है, उससे ज़्यादा मार्क्स का ये नहीं आता, उससे ज़्यादा मार्क्स का ये आता ही नहीं, 3 से 4 नंबर का आता है। जिसमें कहते हैं जो खादी क्लॉथ जो हम बनाते हैं, जो इंडिया का होता है, खादी जो होता है, उसे तो पहले तो प्रमोट कर रहे थे कि खादी पहनो, बाहर के फॉरेन क्लॉथ्स मत पहनो, पर जो खादी था वो कॉटन मिल में मास प्रोडक्शन हो रही थी उसकी, और उसका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा था, बिकॉज वो हैंडमेड था तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो जो पुअर कैटेगरी थी इंडियन प्रोटेस्टर्स की, वो उसे नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, कुछ टाइम तक किया, पर उसके बाद उसका नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि बहुत महंगा होता है खादी, आज तक के टाइम में बहुत महंगा होता है, तो उससे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया कि भाई खादी छोड़ो, अपना दोबारा हम अंग्रेज़ों के कपड़े ही पहन लेंगे, फॉरेन गुड्स जो फॉरेन इनके जो मील्स के हैं वही पहन लेंगे। अब बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पोज्ड अ प्रॉब्लम, क्यों पोस्ट कर रहे थे?
For the movement of to be successful, alternative Indian institution had to be set up. Indian institution सेटअप करना था, कॉन्स्टिट्यूशन तो सेटअप होना था, सो दे हैव टू केम प्लेस टू ब्रिटिश वंस. उन्होंने एक बार तो ब्रिटिश की भी माननी पड़ेगी. तो वो धीरे धीरे कम होने लग गए, ट्रैकिंग बैक अपनी अपनी टैक्स पे वापस आने लग गए. जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे वो जाने लग गए दोबारा, गवर्नमेंट स्कूल्स खुल गए दोबारा, बच्चे जाने लग गए, हेड मास्टर हेड टीचर्स वगैरह ज्वाइन करने लग गए. लॉयर्स ने दोबारा अपनी प्रैक्टिस पर जाना शुरू कर दिया. अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हु वॉज बाबा रामचंद्रा. तो दोस्तों बाबा रामचंद्रा जो थे वो एक सन्यासी थे अवध में, जो कि पीजेंट्स की हेल्प कर रहे थे अगेंस्ट फाइटिंग अगेंस्ट द तुलकदार्स और लैंडलॉर्ड्स. जो बाबा रामचंद्र थे गाइस वो फिजी में लेबर का काम करके भी आए थे पहले से. द मूवमेंट वर अगेंस्ट द तुलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स वर डिमांडिंग फ्रॉम द पीजेंट्स हाईली रेंट एंड वेराइटी ऑफ अदर टैक्सेस. अगला दोस्तों, डिस्क्राइब द पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध. अवध का पूरा पीजेंट मूवमेंट समझा सकते हैं. द पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध वॉज लेड बाय द बाबा रामचंद्रा हु वॉज अ सन्यासी एंड वॉज अ लेबर इन फिजी. ठीक है. द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द तुलकदार एंड लैंडलॉर्ड्स डिमांडिंग द पीजेंट फ्रॉम heavy revenues and other taxes. The peasants had to do begar and work for the landlords' farms without any payment. अच्छा, as the tenant they were not security of tenure, being regular evicted and the could require the not right land leases. जो द मेन डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स, दो मेन डिमांड्स थी वो लेबर्स की, वो थी एबोलिशन ऑफ बेगार, एबोलिशन ऑफ बेगार, और जो रिलैक्सेशन इन रेवेन्यूज़, रिलैक्स होना रेवेन्यूज़ में कम होना, और जो दूसरा था वो टोटल सोशल बाइकआउट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड तुलकदार्स. फिर इसके बाद ये जब सोशल बाइकआउट की मांग हुई, फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट करा एक नाई धोबी मूवमेंट, नाई धोबी बंस. जैसा कि नाम से पता चल रहा है नाई धोबी बंद. नाई धोबी जो इनकी बेसिक सर्विसेज होती हैं बार्बर की और वॉशरमैन्स की, वो सब बंद कर देना. ऑर्गेनाइज अ पंचायत टू डिलीवर लैंडलॉर्ड एंड सर्विसेज और बीइंग ऑफ वॉशरमैन्स. इन 1920 वॉशरमैन्स, जैसे किसी लैंडलॉर्ड को भाई बाल कटवाने हैं तो बार्बर टोटली रिफ्यूज़ कर देंगे कि नहीं हम आपके बाल नहीं काटेंगे. किसी और भाई किसी लैंडलॉर्ड को या तुलकदार को अपने कपड़े धुलवाने हैं तो पहले लोग तो खुद धोते नहीं थे, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं तो वो क्यों धोएंगे, वो पीजेंट्स लगा के रखेंगे. तो वे वॉशरमैन्स को बोलते थे कि हमारे कपड़े धो दो, वो भी उनके कपड़े साफ मना कर देते थे कि नहीं हम आपके कपड़े नहीं धोएंगे, वी आर सोशली बाइकआउटिंग यू. अगला है फिर, हाँ सॉरी ये इसके 2-3 पॉइंट है. फिर 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी को पता चला. जवाहरलाल नेहरू जी आए और यहाँ पे बाबा रामचंद्रा के साथ एक औध किसान सभा बनाई, औध किसान सभा भाई, जो धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हुई और मोर ओवर देन 300 ब्रांचेस खुल गई इनके आसपास के विलेजेस में. औध किसान सभा की आज तक एग्जिस्ट करती है ये, पर इतने बड़े लेवल पे नहीं, छोटे से लेवल पे ही अवध के लिए है ये. वाई वर द कांग्रेस लीडर्स अनहैप्पी विद द पीजेंट्स मूवमेंट्स इन अवध. कांग्रेस लीडर्स अनहैप्पी मतलब खुश क्यों नहीं थे पीजेंट्स के इस मूवमेंट के साथ. As the movement spread in 1921, the house of Tulakdars and merchants were attacked in bazaar and looted in the grains were horse. 1921 तक गाइस आते आते जो तुलकदार के घर थे वो लूटने लग गए लोग, बाज़ार लूटने लग गए. जो लैंड थे तुलकदार के पास वो पीजेंट्स अपने एंटर करने लग गए ज़बरदस्ती से और लूटने लग गए बाज़ार को, टैक्सेस नहीं देने लग गए. और जो कुछ पीजेंट्स थे जो उनके हेड होते, जैसे छोटे छोटे पीजेंट्स हैं जो तुलकदार के अगेंस्ट हैं, उन्होंने एक हेड बना रखा था अपना कि भाई ये हमें आगे लेके चलता रहेगा. एक हेड की तो ज़रूरत होती है. वो कहने लग गए कि गांधी जी ने बोला है कि टैक्सेस मत दो और जितने भी लैंड हैं ये अपने अंडर कर लो धीरे धीरे. एंड द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज बिगन इनॉक्टेड ऑफ सेक्सेशन ऑफ ऑल द एस्पिरेशंस, जितनी भी सारी थी. और महात्मा गांधी ने कुछ नहीं बोलता कि टैक्स मत दो, अभी तक तो बोला ही नहीं गया था. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया गया था, बोला तक ही नहीं गया था. नॉन कोऑपरेशन चलने लग रहा था, नॉन कोऑपरेशन में ये काम कर रहे थे, बोला तक नहीं गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पर फिर भी इन्होंने ये ऐसा काम करा. अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश डिड महात्मा गांधी जॉइन इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. Which movement of Andhra Pradesh did Mahatma Gandhi join in non-cooperation movement?
तो गाइस जो महात्मा गांधी गुड्डन हिल्स में आंध्र प्रदेश में जो हो रहा था, जहाँ पे अलूरी सीताराम राजू थे, वो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट लेके आए थे अर्लीज 1920s में। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड सपोर्ट। कांग्रेस ने इसको सपोर्ट नहीं करा, इतने खुश नहीं थे वो इस मूवमेंट के द्वारा। हु वॉज अलूरी सीताराम राजू? अलूरी सीताराम राजू जो था वो मूवमेंट लेके आया था आंध्र प्रदेश मूवमेंट, जो मतलब आंध्र प्रदेश का गुड्डन हिल्स का जो मेन हीरो था ये आंध्र प्रदेश में। और ये कहता था कि मेरे अंदर वैरायटी और स्पेशल पावर्स है, मैं अच्छी अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ, पीपल को हील कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। और ये यूँ तक कहता था कि मैं गोली का जो शॉट है, गोली का जो बुलेट शॉट है, उसे भी सर्वाइव कर सकता हूँ। और रिबेल प्रोक्लेम दैट ही इज़ ए इंक्रीमेशन ऑफ गॉड। गॉड का एक अंश है, भगवान का एक मतलब छोटा सा अंश है ये, जो कि ये सारी चीज़ें मतलब देवताओं के समान ये काम कर सकता है। ऐसे ऐसे फैकू था पर बहुत अच्छा इंसान था उनके लिए एक तरीके से। Which action were taken by the tribals of Gooden Hills in movement? The Gooden Hills rebellion attacked on police station, attempt to kill the British officials, carried on guerrilla and fast movements. How did the Alluri Sitaram Raju inspired by गांधी जी? अलूरी सीताराम राजू तो जो थे दोस्तों, वो गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे। वो कहते थे कि खादी कपड़े पहनो, ड्रिंकिंग छोड़ दो, पर वो एक चीज़ कहते थे कि अगर हमें प्रॉपर इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें नॉन वायलेंस से कुछ नहीं हो सकता, हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, लिबरेट होना पड़ेगा, ओनली द फोर्स नॉट फॉर द नॉन वायलेंस एट द सेम टाइम। Alluri Sitaram Raju greatness of Mahatma Gandhi said he was inspired by a non-cooperation movement and pressed people to wear khadi and give up drinking, but at the same time asserted that the Indian could be liberated only when the use of force, not with the non-violence. What did the freedom mean for Assam workers? Assam workers के लिए freedom क्या था? तो जो असम वर्कर थे उनके लिए फ्रीडम की मेनली क्या था? फ्रीडम मेट टू राइट मूव फ्रीली इन आउट एंड कॉन्फिडेंस स्पेस विद दे हैव वॉन इंक्लूज्ड। जो उन्हें मतलब छोटे से एरिया में बंद करके रखा गया था कि आपको नहीं यहीं पे रहना है वर्कर प्लांटेशन वर्कर्स को। असम में जो हमारा इनलैंड एक्ट 1859 जो लॉन्च हुआ था उसके हिसाब से इन्हें वहीं पे रहना था। तो इनका ये कहना था कि हम नहीं उतने ही उस एरिया में ही रहेंगे, थोड़ा सा आगे तक भी घूम लेंगे, ज़्यादा नहीं था कि हमें पूरी फ्रीडम चाहिए। It means the retaining of link with the village for many and from which they had come. Villages से दोबारा लिंक हुए और रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेजर्स, मतलब जितने विलेजेस से वो आए हैं, जो विलेजर्स हैं उनके साथ दोबारा लिंक बनाए गवर्नमेंट सरकार ताकि वो वहाँ पे जा सके। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्हें अलाउड नहीं था टी गार्डन से बाहर जाना विदाउट एनी परमिशन, और रेयरली परमिशन दी जाती थी। हाउ डिड प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ टेंस रिएक्ट ऑन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड? थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइंड टू अथॉरिटीज लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेड टू द होम्स। हाउ डिड द टेल ऑफ असम प्लांटेशन वर्कर्स व्हेन दे लेफ्ट? आसाम प्लांटेशन वर्कर जब गाइस छोड़ के गए थे तब अपनी डेस्टिनेशन तक मतलब घरों तक जाने लग गए। तो डे स्टार्टिंग ऑन द वे ऑफ रेलवेज एंड स्ट्रीम स्ट्राइक दे कॉट एंड पुलिस ब्रूटली बीटन अप। बहुत गंदे तरीके से मारा गया आसाम वर्कर्स को, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, क्योंकि जो छोड़ के जाने लग गए थे। कईयों की तो जान भी ले ली, शूट आउट भी कर दिया था कईयों के ऊपर। तो गाइस आज के ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। होप आपको ये अच्छी वीडियो लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। और इसके बाद जो इसके और भी क्वेश्चन है जो हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के हैं वो भी लाऊंगा। इसके बाद ही वीडियो आ जाएगी, कुछ घंटे बाद या फिर कुछ दिनों बाद ही आ सकती है। अच्छे से पढ़िएगा, इन क्वेश्चन को थोरोली जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन और आंसर का। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। नमस्कार।